आज के एजुसेट के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम से पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम लाल सिंह रावत है। मैं भारतीय वन सेवा का 1987 बैच का अधिकारी हूँ। वर्तमान में मेरी पदस्थापना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं अपर प्रबंध संचालक परियोजना निर्माण के पद पर मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल में है। मैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले सभी अधिकारी एवं फील्ड के कर्मचारियों का स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम का विषय है लैंटाना उन्मूलन कार्य, और इस विषय के बारे में आप लोग सब भली भांति परिचित हैं। फील्ड में आप लोग लैंटाना उन्मूलन का कार्य वर्षों से करते आ रहे हैं और आपको इस कार्य का बहुत व्यवहारिक आप ज्ञान रखते हैं। लैंटाना का जो नाम है हिंदी में उसको कुर्री भी कहते हैं, कई जगह कुछ और भी कहते होंगे, पर इसका साइंटिफिक नाम है लैंटाना कमारा और ये वर्बिनिएसी परिवार का पौधा है। यह पौधा हमारे देश का मूल रूप में ये पहले से विद्यमान यह पौधा नहीं था और यह पौधा वर्ष 1809 में दक्षिण अमेरिका से एक सजावटी झाड़ी के रूप में भारत लाया गया था और तब से आज तक सने सने इसका जो आच्छादन है बहुत बढ़ता गया। मूलतः यह पौधा उष्ण कटिबंधीय पौधा है, ट्रॉपिकल जो क्लाइमेटिक जोन में यह पौधा होता है, पर लेकिन यह पौधा अब तो टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन में भी बहुत इसकी आच्छादन परिलक्षित हुआ है। इस पौधे का जो आच्छादन है हमारे देश में लगभग हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्र का ये करीब 4% है और हमारे देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 18% क्षेत्र में हमारे देश में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में यह पौधा हमारे मध्य प्रदेश राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.5% क्षेत्र में और हमारे मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के लगभग 13% क्षेत्र में यह आच्छादित है और इसका जो आच्छादन है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। हम जितने भी इसके कंट्रोल मेजर्स करते हैं उसके बावजूद भी ये लगभग इसका जो बढ़त है धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है। अतः इसके कंट्रोल कार्य के लिए हमें सभी को एकजुट होकर के और बहुत अच्छे और अधिक मेहनत से हमको काम करने की आवश्यकता है। इस पौधे की जो मुख्य विशेषताएं हैं यह पौधा जो है लगभग 12,000 बीज एक पौधा ये उत्पन्न करने की इसमें क्षमता है और ये इसकी जो वाइबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहता है। करीब 11 वर्षों तक ये डोरमेंट स्टेज में भी रह सकता है, उसके बाद ये तत्काल फिर अंकुरित भी हो सकता है। जो जैसे अग्नि के कारण और अन्य जो हमारे पशु और पक्षियों के पाचन तंत्र से गुजरने के बाद भी यह पौधा जिंदा रहता है और उसके बाद ये और अच्छे ढंग से ये अंकुरित होने में इसकी क्षमता प्रबल है, जिससे इसका जो फैलाव है
इसका जो प्रसार है, इसका आच्छादन है, हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसकी झाड़ियों को काटने से पूर्व की तुलना में अधिक सूटों का अधिक सूट निकालने में ये सक्षम पौधा रहता है। इसका जो जड़ यदि खोदकर हम जमीन में ही छोड़ देते हैं तो यह जो पौधा है अपने जो डोरमेंट जो बड्स के कारण और जो इसमें डोरमेंट बीज पहले से उपस्थित जड़ के आसपास रहते हैं तो उनको कुछ अधिक तापमान और अन्य जो अच्छे क्लाइमेटिक कंडीशन मिलने के कारण यह बहुत ज़्यादा तेजी से और अधिक संख्या में ये अंकुरित हो जाते हैं। और हमारे जो वन विभाग के वन क्षेत्रों में, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे कहीं भी हो, यह हमेशा ऐसे क्षेत्र में उग जाते हैं जहां फॉरेस्ट की डेंसिटी कम हो जाती है और जहां हम फॉरेस्ट या ओपनिंग करने की कोशिश करते हैं किसी अन्य गतिविधि के लिए या अन्य विकास काम के लिए, पर लेकिन यह पौधा तत्काल जो अन्य पौधों का जो बढ़त है उसमें जो कमी होती है या जिसकी जो बढ़त स्लो ग्रोइंग जो हमारा ग्राउंड फ्लोरा रहता है उसको यह compete करके जल्दी ये अपने आप ऊपर आ जाता है, जिससे बाकी जो हमारे जो उपयोगी पौधा है बीच में ही सप्रेस हो जाते हैं और धीरे धीरे वह मृत हो जाते हैं। और लेंटाना उस क्षेत्र में बिल्कुल एक मोनोक्रॉप की तरह विकसित होने लगता है। इसलिए हमको जो भी लेंटाना का कार्य करना है वह थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा और थोड़ा से अपने जो पुराने अनुभव है जिसके कारण हम लेंटाना के जो आच्छादन होने में जो हमसे जो पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र या ओपनिंग जो हम करते हैं तो उसमें हमारे से गलती हो गई है, उसके कारण लेंटाना उसमें विकसित हो गया है। उन अनुभवों को हमको ध्यान में रखते हुए तो जो भी हमको वृक्षारोपण कार्य हो या उत्पादन के कार्य हो या हमारे वन विकास के कार्य हो और अन्य विकास के कार्य हो तो उसको हमको पुराने अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए हमको कार्य योजना अपना बनाना चाहिए। नेक्स्ट, जो इसकी लेंटाना की सबसे नेगेटिव पॉइंट था, तो जब इसका ज़्यादा आच्छादन हो गया तो उस क्षेत्र की हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वह बिल्कुल कम हो जाता है, उस पर विपरीत असर पड़ता है। उस क्षेत्र के जो हमारे वन्य प्राणी हैं या उस क्षेत्र के जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है उस पर भी हमारा विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस लेंटाना को वनों का कैंसर भी कहा जाता है। इस निगेटिव साइड के अलावा लेंटाना की कुछ उपयोगिता भी है। लेंटाना में सभी एंटी माइक्रोबियल और फंजीसाइडल, इंसेक्टिसाइडल एवं निमेटिसाइडल गुण होते हैं, जिससे इनका उपयोग हर्बल मेडिसिन के रूप में किया जाता है एवं तेल का उपयोग त्वचा रोगों एवं एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। यह मच्छर रोधी उत्पादों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेंटाना के जो तने हैं और लेंटाना की जो शाखाएं हैं वो सल्फेट प्रक्रिया द्वारा उपचारित कर प्रिंटिंग पेपर उत्पादन में उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग बास्केट बनाने
अस्थायी आश्रय, फर्नीचर एवं जलाऊ के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। लघु ऊर्जा परियोजना में बायोमास आधारित जो संयंत्र हैं उसमें लैंटाना को बायोमास के रूप में उसका उपयोग होता है। पूर्व में बहुत सारे आप लोगों ने गैसीफायर वगैरह जो संयंत्र लगाए होंगे उसमें भी लैंटाना को आपने उपयोग किया है। लैंटाना का जो प्रसार है पहले ही ये हमने उसको ले लिया है। इसकी जो झाड़ियाँ को काटने पर तेजी से पूर्व की तुलना में अधिक सघन शूट्स निकलते हैं। जड़ों को जमीन से खोदकर वहीं छोड़ देने पर कहीं डोरमेंट बीज या और एवं बर्ड्स जो अंकुरित हो जाते हैं, जिससे क्षेत्र में लैंटाना के घनत्व में वृद्धि होती है। लैंटाना के बीज के पकने पर बीज द्वारा गुच्छे के रूप में छोटे पौधे अंकुरित होते हैं, जिससे पूरा जो क्षेत्र है वो लैंटाना से आच्छादित हो जाता है। लैंटाना उन्मूलन का जो उपाय है, लैंटाना उन्मूलन के जो उपाय है काफ़ी उपाय हमारे जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा निर्धारित की जाती है, पर लेकिन बहुत सारे जो उपाय हैं वह कुछ कॉस्टली होती हैं। कुछ जो उपाय हैं वह भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारे क्षेत्र को सूट नहीं करती हैं, और कुछ जो उपाय हैं वह हमारे जो वनों पर, वन्य प्राणियों पर उसका विपरीत या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले उपाय जैविक उपाय। जैविक उपाय में हमारे पास कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं जिनको वनों में छोड़ने से और लैंटाना को धीरे धीरे वह डाइजेस्ट करते हैं और लैंटाना को खाकर उसको वो समाप्त कर देने में सक्षम होते हैं। इन इंसेक्ट्स में उनका जो मेन मुख्य नाम है वह टेलोनीमिया स्क्रपुलोसा है, कैल्कोमाइजा लैंटानी, हाइपिना लेसिरेटेलिस, ओफियोमिया लैंटानी एवं अन्य और भी इंसेक्ट्स या और कीट हैं जो लैंटाना को समाप्त करने में सक्षम होते हैं। पर लेकिन इनके जो कीटों के उपलब्धता कम होने के कारण और कीटों को लैंटाना क्षेत्र में छोड़ने एवं अन्य सभी जो प्रक्रिया करने में, एक तो यह बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक प्रक्रिया रहती है, दूसरे में यह अन्य जो प्रक्रिया है उससे महंगा भी होता है। इसलिए इसका उपयोग कुछ क्षेत्र में ट्रायल के रूप में ही कर सकते हैं। लार्ज स्केल पर इसका जो उपयोग है संभव अभी प्रतीत नहीं होता है। इसके बाद रासायनिक जो उपाय हैं, केमिकल जो उपाय हैं, लैंटाना के लिए बहुत सारे केमिकल रहते हैं जो लैंटाना को ख़त्म करने में सक्षम रहते हैं। इन केमिकलों में जो सबसे पहले हैं फ्लोरोजाइपर, ग्लाइफोस्फेट 360, ग्रेजन DS। तो ये कुछ रसायन जो हैं वह हो सकता आप लोगों ने कभी ट्रायल के तौर पर उपयोग भी किया हो, पर लेकिन इनका जो उपयोग करने की जो प्रक्रिया रहती है और इनके जो हानिकारक प्रभाव को देखते हुए इसके उपयोग करने में बहुत सावधानी आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो वन क्षेत्र है
एक तो अगर हम इसका छिड़काव करेंगे रासायन का, तो हमको या तो ड्रोन के द्वारा छिड़काव करना पड़ेगा अभी वर्तमान स्थिति में, और या तो कोई हेलीकॉप्टर या ऐसे कुछ, जो बहुत हेलीकॉप्टर कॉस्टली रहते हैं। और साथ साथ जब हम छिड़काव करेंगे चाहे ड्रोन से भी करेंगे, तो फिर भी उसमें जो केमिकल का जो प्रसार है, उसका जो फ्लो है, कहीं उसी साइड में न जा कर के दूसरे साइड में भी जाता है, जहाँ पर यह हमारे जो वन्य प्राणी या कुछ अन्य और उपयोगी जो हमारे कीट पतंग हैं, उनको भी ये हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए इनके उपयोग में सावधानी के अलावा यह विधि भी एक महंगा है। तीसरा उपाय है यांत्रिक उपाय। यांत्रिक उपाय में भी हमारे पास लिमिटेशन रहते हैं। हम बुलडोजर और जेसीबी, ट्रैक्टर, अन्य जितने भी छोटे संयंत्र है, जैक और पुली के माध्यम से हम इसका उन्मूलन कर सकते हैं। पर लेकिन यह जो उपाय है बहुत छोटे अगर क्षेत्र में या समतल क्षेत्र हो तो उसमें यह कारगर सिद्ध हो जाता है। यह बहुत बड़े क्षेत्र में और पठारी क्षेत्र में यह उपयोग इसका होना संभव नहीं है। और यह जो मानव श्रम है उससे और ये अधिक ये कॉस्टली यह सिद्ध हुआ है। इसलिए इसका भी उपयोग पूरे प्योरली हम अपने क्षेत्र में नहीं करते हैं। चौथा विधि है मानव श्रम द्वारा। मानव श्रम द्वारा जो लैंटाना उन्मूलन कार्य है अभी प्रचलन में है। सबसे ज़्यादा जो लैंटाना उन्मूलन के कार्य मानव श्रम द्वारा ही किया जाता है। इसमें कभी कभी क्या है, यांत्रिकी उपाय को भी मानव श्रम से जोड़ करके यह लैंटाना उन्मूलन का कार्य आप लोगों के द्वारा किया जाता है। वह प्रैक्टिकली जब फिजिबल भी है और अच्छा भी है। ट्रैक्टर से को रस्सी बांध करके यदि उनके जड़ों को जल्दी से निकाल करके मानव श्रम द्वारा उसको जो भी निर्धारित है उसको 100 मीटर से ज़्यादा, कहीं नाला हो कहीं पथरीला क्षेत्र हो, वहाँ पर उल्टा अगर हम उसको मानव श्रम द्वारा लैंटाना को रख देते हैं और एक जगह रखने से सूखने के बाद फिर उसमें उसको समाप्त कर देते हैं अग्नि द्वारा या कुछ और विधि के द्वारा। तो यह कॉम्बिनेशन यांत्रिकी और मानव श्रम का सबसे उपयोगी विधि है। और इन विधियों के अलावा बहुत से देशों में आग लगा करके भी लैंटाना को समाप्त किया जाता है। पर लेकिन उसके हमारे पास भी कुछ दुष्परिणाम भी उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आग को यदि कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये आसपास के वनों को एकदम बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। इसलिए मानव श्रम इसलिए ये जो अग्नि के द्वारा हमारे क्षेत्र में वन क्षेत्र में यह इसका लैंटाना उन्मूलन का जो ट्रायल है या जो लैंटाना उन्मूलन का जो कार्य है नहीं किया जाता इसी कारण से। और लैंटाना उन्मूलन कार्य का और कुछ और विधि जो है वेजिटेटिव विधि है, जिसमें लैंटाना के आसपास कोई ऐसा फास्ट ग्रोइंग वेजिटेशन हम लगा सकते हैं कि जो लैंटाना को धीरे धीरे सप्रेस कर दे और ख़त्म कर दे। तो उसके कुछ वेजिटेटिव आप ट्रायल कभी आप अपने अनुभव के आधार पर आप भी कर सकते हैं। मानव श्रम द्वारा लैंटाना उन्मूलन कराने के बहुत सारे लाभ हैं। पहले तो मानव श्रम से लैंटाना उन्मूलन काम करने से
जो मानव श्रम जो है हमें मिलता है, और उस मानव श्रम से उस जितने भी व्यक्ति उसमें जुड़े रहते हैं उनको रोजगार प्राप्त होता है, और इसमें कोई हानिकारक प्रभाव हमारे वन क्षेत्र, वन्य प्राणियों, हमारे जो उपयोगी कीट पतंग उन पर नहीं पड़ता है। मानव श्रम से लैंटाना उन्मूलन कार्य करने के लिए जो भूषण की जो संभावना है वह बिल्कुल ही नहीं रहती है। स्थानीय जो निवासी है उनको इस विधि से जो भी उनके जो ईंधन के रूप में जो भी इसका आधार मिलता है, चाहे वो गैसीफायर से हो, चाहे जो इसके ईंधन भी जलाते होंगे सीधे सीधे, तो इससे एक जलाऊ के रूप में उनको एक संसाधन प्राप्त हो जाता है। लैंटाना ग्रस्त क्षेत्र का आकलन। कार्य योजना के अनुसार वृक्षारोपण कार्यवृत्ति व अन्य कार्यवृत्ति के अंतर्गत निर्धारित क्षेत्रों में जो रोपण योग्य क्षेत्र का आकलन हेतु उपचार मानचित्र बनाने का कार्य किया जाता है। इस कार्य के दौरान उपचार वर्ग ब के क्षेत्र में लैंटाना ग्रसित क्षेत्र का भी सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है, और यदि हमारे पास जो वित्तीय जो संसाधन है और अधिक है तो हम उपचार वर्ग ब के अलावा अन्य जो सूटेबल जो क्षेत्र हैं उसमें भी यह कार्य करने में हम विचार कर सकते हैं। लैंटाना ग्रसित क्षेत्र का जो सर्वेक्षण कर इस क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला सघन लैंटाना क्षेत्र, जिसमें लैंटाना का प्रतिशत 50% से अधिक आच्छादन रहता है। और मध्यम लैंटाना क्षेत्र, जिस क्षेत्र में 25% से ज़्यादा लैंटाना का आच्छादन होता है। विरल लैंटाना क्षेत्र, जिसमें 25% से कम लैंटाना का आच्छादन होता है। और साथ ही अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास का 2014 का जो लैंटाना के लिए जॉब दर निर्धारित है, उसमें इस सघन क्षेत्र को उन्होंने 50% के जगह पर 1500 लैंटाना झाड़ियों का उपलब्धता बताया है प्रति हेक्टेयर। और मध्यम क्षेत्र में उन्होंने इसको क्लासिफाई किया है 501 से 1500 झाड़ियों तक जिस क्षेत्र में हो। और विरल क्षेत्र को उन्होंने 500 तक जो लैंटाना क्षेत्र है 500 तक लैंटाना झाड़ियाँ जहाँ उपलब्ध हो प्रति हेक्टेयर, उसको विरल क्षेत्र के अंतर्गत रखा है। लैंटाना क्षेत्र को उपरोक्त अनुसार वर्गीकृत कर उपचार मानचित्रकार में अंकित किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी के लैंटानाग्रस्त क्षेत्र का सर्वेक्षण भी किया जाता है। यह कार्य संबंधित प्रक्षेत्र अधिकारी एवं परियोजना प्रक्षेत्र अधिकारी द्वारा संपादित किया जाता है। और उसके बाद जब इसका उपचार मानचित्र में इसको इस प्रकार से दिखाते हैं, जो सघन है उसको हरे रंग से, मध्यम जो लैंटाना ग्रस्त क्षेत्र है उसको लाल रंग से, और पीले रंग से जो विरल क्षेत्र को दर्शाया जाता है। और उसका क्षेत्रफल भी उसके सामने
अंकित किया जाता है। ये कुछ चित्र हैं ये चित्र जो है लेंटाना के सघन क्षेत्र का चित्र है। यह चित्र जो है स्लाइड है लेंटाना के मध्यम क्षेत्र आच्छादित क्षेत्र का चित्र है और लेंटानाग्रस्त विरल क्षेत्र का यह चित्र है। नेक्स्ट, लेंटाना प्रस्ताव स्वीकृति की जो प्रक्रिया है और समयबद्ध इसके लिए जो कार्यक्रम हैं, यह निर्धारित है। उपचार मानचित्र एवं लेंटाना सर्वेक्षण कार्य एवं वर्गीकरण जो हम अपने वृक्षारोपण क्षेत्र में रोपण करते हैं उससे 2 वर्ष पहले माह मई में तक कर लिया जाना चाहिए। दूसरा, जो संभागीय प्रबंधक द्वारा स्वयं निरीक्षण कर उपचार मानचित्र एवं लेंटाना सर्वेक्षण प्रतिवेदन का अनुमोदन रोपण वर्ष से 2 वर्ष पूर्व माह सितंबर अक्टूबर तक का क्षेत्रीय डिवीजनों में यह वन विभाग के क्षेत्रीय डिवीजनों में यह कार्य सीधे उप वन मंडलाधिकारी द्वारा यह किया जाता है। उप संभागीय प्रबंधक संयुक्त संभागीय प्रबंधक द्वारा 100% क्षेत्र निरीक्षण एवं संभागीय प्रबंधक द्वारा 50% क्षेत्र निरीक्षण उपरांत प्रस्ताव तैयार कर क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक को स्वीकृति हेतु प्रेषण रोपण वर्ष के 1 वर्ष पूर्व माह जनवरी तक वन विभाग में यह कार्य उप वन मंडलाधिकारी द्वारा ही संपादित किया जाता है। क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृति देने प्रस्ताव मुख्यालय को अग्रेषण के पूर्व प्रत्येक रोपण क्षेत्र का कम से कम 10% क्षेत्र निरीक्षण कर स्वयं पूर्ण संतुष्ट होने पर ही स्वीकृति एक प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषण रोपण वर्ष के 1 वर्ष पूर्व माह अप्रैल तक। वन विभाग में यह कार्य मुख्य वन संरक्षक तक ही यह प्रेषण वन मंडलाधिकारी द्वारा किया जाता है। यदि लेंटाना उन्मूलन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व में लेंटाना उन्मूलन का कार्य किया गया हो तो लेंटाना पुनः उत्पन्न होने के कारणों एवं औचित्य को लेंटाना उन्मूलन के प्रस्ताव में दर्शाना जाना आवश्यक है। क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक से अनुशंसित प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत मुख्यालय द्वारा स्वीकृति रोपण हेतु निर्धारित वर्ष के 1 वर्ष पूर्व माह जून तक वन विभाग में यह कार्य अपने कार्य आयोजन में सम्मिलित करके जो भी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास से वित्तीय संसाधन डिवीजन को प्राप्त होता है उसी के अनुसार यह कार्य मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय द्वारा संपादित किया जाता है। लेंटाना उन्मूलन संबंधी प्रस्ताव एवं स्वीकृति कार्य हेतु प्रभाव चित्र या टाइम प्लान, आप इसको टाइम प्लान भी बोल सकते हैं। सबसे पहले उपचार मानचित्र लेंटाना क्षेत्र का सर्वेक्षण और वर्गीकरण 2 वर्ष पूर्व माह मई तक यह प्रक्षेत्र अधिकारी द्वारा या परियोजना प्रक्षेत्र अधिकारी द्वारा यह कार्य संपादित किया जाता है। उपचार मानचित्रण लेंटाना क्षेत्र का सर्वेक्षण वर्गीकरण कार्य एवं निरीक्षण रोपण के 2 वर्ष पूर्व माह सितंबर अक्टूबर में संभागीय प्रबंधक उप वन मंडलाधिकारी द्वारा यह कार्य संपादित किया जाना है। उपचार मानचित्र एवं लेंटाना सर्वेक्षण मानचित्र का अनुमोदन रोपण वर्ष के 2 वर्ष पूर्व माह अक्टूबर में संभागीय प्रबंधक और वन मंडलाधिकारी द्वारा संपादित किया जाना है।
प्रस्ताव तैयार करना एवं क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक को प्रस्ताव प्रेषण करना। रोपण के 1 वर्ष पूर्व माह जनवरी में या संभागीय प्रबंधक द्वारा यह संपादित किया जाता है। क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक द्वारा क्षेत्र निरीक्षण एवं स्वीकृति जारी करना, मुख्यालय को प्रस्ताव भेजना। रोपण के 1 वर्ष पूर्व माह अप्रैल में क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है। और इन दो जो बिंदु हैं, वन विभाग में यह कार्य वन मंडलाधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जाता है। कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए यह प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जाता है। मुख्यालय में प्रस्ताव की स्वीकृति रोपण के 1 वर्ष पूर्व माह जून में परियोजना निर्माण शाखा द्वारा, और यह कार्य APCCF विकास द्वारा वन विभाग में किया जाता है। लैंटाना जड़ से उखाड़ना, रोपण के 1 वर्ष पूर्व माह अगस्त से अक्टूबर तक यह कार्य परियोजना प्रक्षेत्र अधिकारी या प्रक्षेत्र अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर यह कार्य किया जाता है। प्रथम लैंटाना मॉपिंग कार्य रोपण के प्रथम वर्ष में माह अगस्त से अक्टूबर तक परियोजना प्रक्षेत्र अधिकारी द्वारा संपादित किया जाता है। द्वितीय लैंटाना मॉपिंग रोपण के द्वितीय वर्ष में परियोजना प्रक्षेत्र अधिकारी या प्रक्षेत्र अधिकारी द्वारा संपादित किया जाता है। लैंटाना उन्मूलन कार्य का कार्यपूर्ण प्रतिवेदन रोपण के प्रथम वर्ष माह नवंबर तक यह निश्चित किया गया है। यह संभागीय प्रबंधक और वन मंडलाधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम में लैंटाना उन्मूलन का कार्य प्रस्ताव के लिए एक प्रपत्र निर्धारित किया है, जिससे हम प्रपत्र 1 कहते हैं। इसमें इस प्रपत्र का जो मैं पूरे लैंटाना की जो प्रक्रिया है, प्रस्ताव है, उसमें लिया जाता है। कार्य योजना में कार्य हेतु जो निर्धारित वर्ष है, वर्ष का उसमें विवरण रहता है, क्षेत्रफल और उपचारण किस किस घनत्व के लैंटाना वो है, ये सब इसका प्रपत्र 1 में प्रस्तावित किया जाता है। और साथ ही इसमें जो राशि की भी मांग की जाती है। प्रपत्र 2 में लैंटाना उन्मूलन जो कार्य हुआ है उसका कार्य पूर्ण प्रतिवेदन है। वह इसमें भी कितने जो क्षेत्र में लैंटाना उन्मूलन का कार्य किया है, कितनी राशि व्यय की गई है, ये सब पूरा प्रतिवेदन रहता है, जो संभागीय प्रबंधक द्वारा मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है। और इसके अलावा जब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम लोग लैंटाना उन्मूलन का जो काम है वह समय पर तो करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से भी करते हैं, पर लेकिन लैंटाना उन्मूलन कार्य के बाद हम नेक्स्ट ईयर जो है वो मॉपिंग लैंटाना मॉपिंग ऑपरेशन हम करने के लिए हम एकदम तत्परता नहीं दिखाते हैं। कभी कभी तो हम लोगों से त्रुटि भी हो जाती है कि हम लोग उसको अपने कार्य योजना में या हम लोग राशि वो प्राप्त करने में ही हम अपन भूल जाते हैं उसके लिए। तो इसलिए यह जरूरी है कि उन्मूलन कार्य के साथ साथ हमको जो मॉपिंग लैंटाना मॉपिंग है कम से कम 2 वर्ष तक तो लगातार करना ही चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में उसके बाद भी लैंटाना के पौधे यदा कदा दिखते हैं तो उसके लिए भी यदि अगर राशि चाहिए हो तो उसका भी प्रस्ताव हमको पूर्ण औचित्य के साथ अपने डिवीज़न में हमको प्रस्तुत जरूर करना चाहिए। और उस चीज़ को हमको आकलन करना चाहिए कि भाई ये इसके बाद भी ये लैंटाना मॉपिंग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें अपना जो अनुभव शेयर करते हुए उनसे
जरूर उनको भी इस काम में आप उनका जो एडवाइस है, तो समझाइश है, उनको भी ले सकते हैं आप। इसका तात्पर्य यह है कि लेंटाना उन्मूलन काम करने के बाद उस क्षेत्र में बिल्कुल लेंटाना नहीं दिखना चाहिए, या वो लेंटाना से वो एकदम फ्री होना चाहिए वो क्षेत्र। और तत्काल बाद उस क्षेत्र में जो हमने वृक्षारोपण कार्य किया है, यदि कोई वृक्षारोपण कार्य कुछ असफल होता है चंक में, ज़्यादा चंक में, फिर लेंटाना वहाँ पर आने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसको हम इसलिए कोई ऐसा तत्काल कोई ऐसा कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट जल्दी करें, और कुछ ऐसे स्पीसीज हम, अगर वो जो हमने और स्पीसीज लगाया वो नहीं हो रहा है उस क्षेत्र में, कोई दूसरा स्पीसीज जो उस क्षेत्र में हो जाए वो यदि लगा लें। नहीं तो कोई ऐसा कोई उपयोगी जो हमारे पास पौधा है उसको हमको वेजिटेटिव मेथड के द्वारा ही लगाएं, चाहे हम कोई ऐसा उपयोगी जो वृक्ष है उनके बीज भी हमको उस क्षेत्र में बो देना चाहिए। कहने का यही तात्पर्य है कि उस क्षेत्र को जिस पर हमने लेंटाना का उन्मूलन काम किया है, उस क्षेत्र को उसके बाद दोबारा एकदम खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो क्षेत्र फिर कुछ हमारे वृक्षारोपण जो असफल होने से खुला रह गया, फिर पुनः उसमें लेंटाना आ जाएगा और हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लोगों से ये अपेक्षा है कि कोई भी लेंटाना उन्मूलन क्षेत्र को आप एकदम खुला न छोड़ें, और जितने भी उसमें मॉपिंग ऑपरेशन है वो समय पर करें। अगर निर्धारित मॉपिंग ऑपरेशन के बाद भी कुछ और लेंटाना आते हैं तो उसको भी आप बिल्कुल बिना हेजिटेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखें और उसका कुछ हल ढूंढें। और उसको ये आप इस कारण से ही नहीं छोड़ें कि भाई वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा हम पर कोई आक्षेप लगाया जाएगा करके, इस कारण से न छोड़ें। बेहिचक आप उनके सम्मुख रखें। इसके लिए यदि कोई संसाधन, वित्तीय संसाधन होगा तो जरूर आपको वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध कराएंगे। इतने शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्तुतिकरण को यहीं पर विराम देता हूं। आज का जो विषय था लेंटाना उन्मूलन कार्य का जो प्रस्तुतिकरण था, और इसको अब यहीं पर समाप्त करने की घोषणा की जाती है। धन्यवाद सभी को।